हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। चलिए दोस्तों, टोटल 60 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम 61 क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। DMRC का ये पेपर है जिसके लास्ट 15 क्वेश्चन अब बचे हुए हैं थ्योरी के। इसके बाद हम नेक्स्ट और पेपरों को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। से पहले नंबर का क्वेश्चन है आज का 61 नंबर का। द टर्म सरफेस फिनिश रेफर टू द शाइनिंग ऑफ अ मशीन सरफेस, या फिर रफनेस और स्मूथनेस ऑफ अ सरफेस, या टाइप ऑफ कोटिंग गिवन ऑन अ सरफेस, या हीट ट्रीटमेंट गिवन ऑन अ सरफेस। जो टर्म सरफेस फिनिश है वो किसके लिए रेफर किया जाता है? क्या शाइनिंग ऑफ अ मशीन सरफेस? बिल्कुल गलत। रफनेस और स्मूथनेस ऑफ अ सरफेस? बिल्कुल सही। जो टर्म सरफेस फिनिश का क्या मतलब होता है? क्या वो सरफेस कितनी रफ है या फिर कितनी स्मूथ है? इसका राइट आंसर होगा रफनेस और स्मूथनेस ऑफ अ सरफेस। यहाँ टाइप ऑफ कोटिंग, तो ये कोटिंग नहीं होगा, ये कोटिंग नहीं होती, इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं है ये। हीट ट्रीटमेंट ऑन अ सरफेस, तो हीट ट्रीटमेंट से आपकी सरफेस फिनिश नहीं आती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 62 नंबर का। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज इज कॉल्ड लोअर डेविएशन, टॉलरेंस, एक्चुअल साइज, या अपर डेविएशन। तो यहाँ पूछ रहा है द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज को क्या बोलते हैं? जो एक डिफरेंस आता है मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के साइज में, उसे क्या बोला जाता है? क्या उसे लोअर डेविएशन बोलेंगे, या उसे टॉलरेंस बोलेंगे, या एक्चुअल साइज बोलेंगे, या फिर उसे अपर डेविएशन बोलेंगे? तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, जो लोअर डेविएशन होता है वो ऑप्शन आपका गलत हो गया है यहाँ पे। ये आपका टॉलरेंस हो गया। ये आपका एक्चुअल साइज, तो ये बेसिक साइज से रेफर करता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अपर डेविएशन, ये भी आंसर ऑप्शन आपका गलत है। तो क्या बचा दोस्तों? टॉलरेंस। टॉलरेंस को ही हम बोलते हैं द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? टॉलरेंस। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द नाइट्राइटिंग प्रोसेस द सरफेस इन इनरिच विद। जो नाइट्राइटिंग एक प्रोसेस होता है उसमें सरफेस पे क्या आ जाता है? क्या अमोनिया आ जाती है, या फिर नाइट्रोजन इकट्ठा हो जाती है, या कार्बन इकट्ठा हो जाता है, या फिर हाइड्रोजन इकट्ठा हो जाता है? दोस्तों, इसमें इन्होंने पूछा है कि नाइट राइडिंग प्रोसेस के दौरान जो सरफेस होता है, तो सरफेस पे क्या चीज़ें आ जाती हैं? कहा थी दोस्तों, नाइट्रोजन। एक्चुअली में नाइट्रोजन भी इसका सही आंसर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया है तो हम नाइट्रोजन ही लिखेंगे। वैसे फिलहाल यहाँ पे नाइट्राइट्स इकट्ठा हो जाते हैं। N3 जिन्हें बोला जाता है केमिस्ट्री के टर्म में, ये N3 होते हैं। वो इस सरफेस को हार्ड बनाने का काम करते हैं। इसमें ये के सरफेस में डिफ्यूज हो जाते हैं। वैसे यहाँ पे ऑप्शन नाइट्रोजन दिया है, तो ऑप्शन के अनुसार नाइट्रोजन सही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है 64 नंबर का। था मेन अलॉइंग एलिमेंट ऑफ हाई स्पीड स्टील इज। जो हाई स्पीड स्टील होता है उसका मेन अलॉइंग एलिमेंट क्या होता है? क्या मैग्नीज होता है, या फिर मेरेडियम होता है, या फिर टंगस्टन होता है, या फिर क्रोमियम होता है? तो क्या होता है राइट आंसर है इनका दोस्तों? टंगस्टन, TCV। टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम। जो हाई स्पीड स्टील होता है उसमें अलॉइंग एलिमेंट क्या होते हैं? टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम, तीनों मिले होते हैं। और सबसे मेन पोर्शन इसका क्या होता है? टंगस्टन, जिसको 18% होता है, 4% क्रोमियम होता है, और 1% वेनेडियम होता है। तो ये रेशियो होता है, और ये रेशियो इसरो में 3 से 4 बार प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है। तो दोस्तों, ये अलॉइंग एलिमेंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आगे इस पर जो वीडियो बनाऊं वो आसानी से आपको मिल जाए। और ये वीडियोस अगर आप एक बार देख लोगे तो आपको कभी भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वो चीज़ बाय हार्ट याद हो जाएगी,
और जो चीज़ें याद नहीं हो पा रही हैं वो चीज़ें आपको मैं ट्रिक से बताऊंगा कैसे आप भूलेंगे नहीं जिससे। तो दोस्तों यहाँ पे मेन अलाइंग एलिमेंट हाई स्पीड स्टील का क्या है, टंगस्टन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेटल चेंजेस इनटू लिक्विड इज नोन एज। हम बताना है टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो क्या कौन सा टेम्परेचर, क्या बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, या फ्यूजन पॉइंट होता है, क्या क्रिटिकल पॉइंट होता है, या फिर मेल्टिंग पॉइंट होता है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो टेम्परेचर होता है, जो सॉलिड मेटल होता है वो पिघल जाता है, लिक्विड की स्टेट में आ जाता है। जैसे सॉलिड रहते हैं उसके बाद वो लिक्विड बन जाते हैं, तो जो लिक्विड बनने की स्थिति को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि आइस है, आइस सॉलिड में है, जब इसे हीट दोगे तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेल्ट हो गया, तो मेल्टिंग पॉइंट। इसका राइट आंसर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में लगभग ये, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में तो ये रिपीट होने ही होने हैं। तो ये पूछ रहा है 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू, एक माइक्रोमीटर कितने के बराबर होता है, या 0.01 के बराबर, या 0.0001 के बराबर, या 0.00 के बराबर, या 0.1 के बराबर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 0.001 वन माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, 0.001 के, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही है। माइक्रोमीटर से आपके क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, कई बार आपको ये कन्वर्जन में, सेंटीमीटर या मीटर में भी दी जाती है। इसरो ने कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है। चलिए 67 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ए डैश इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर इनसाइड फर्नेस। हम बात कर लें हीट ट्रीटमेंट से, ये क्वेश्चन आया हुआ, फर्नेस के अंदर का टेम्परेचर क्या आप किससे मेजर करोगे, क्या थर्मोमीटर से, नहीं, बैरोमीटर से, नहीं, क्या कैलोरीमीटर से, नहीं, क्या पायरोमीटर से, बिल्कुल सही, पायरोमीटर से हम फर्नेस के इनसाइड के टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर का ऑप्शन, यानी पायरोमीटर। थर्मोमीटर से आप टेम्परेचर मेजर करते हो, बैरोमीटर से आप बार यानी कि गैस का दाब वगैरह नापते हो, प्रेशर, और कैलोरीमीटर से आप कैलोरी को मेजर करते हो। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बैरोमीटर। बैरोमीटर से आप फर्नेस का टेम्परेचर मेजर करते हो। तो दोस्तों ये थर्मोमीटर, बैरोमीटर, कैलोरीमीटर काम किस प्रिंसिपल पे करता है और किस इससे क्या नापते हैं, ये क्वेश्चन आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन में आते हैं, जो पेपर आपका होता है आईटीआई के लिए, और ये चीज कंपटीशन में भी इसरो और अभी के आपके बोरिंग टेक्नीशियन में पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसकी यूनिट वगैरह आपको याद होनी चाहिए, इसकी यूनिट प्लस इसका प्रिंसिपल क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 68, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चेक पॉइंट टू बी कंसीडर ड्यूरिंग वेल्डिंग। दोस्तों वेल्डिंग के दौरान कौन कौन सी चेक पॉइंट आपको पता करनी चाहिए, क्या डिस्टॉर्शन इन जॉइंट देखना चाहिए, या वेल्ड पेनिट्रेशन इविजिबल अगर दिख रहा है तो देखना चाहिए, या फ्यूजन ऑफ ज्वाइनिंग एजेस, या वेल्ड साइज। तो वेल्डिंग के दौरान दोस्तों आपको क्या चीजें देखनी चाहिए, फ्यूजन ऑफ ज्वाइनिंग एजेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द चेक पॉइंट टू बी कंसीडर ड्यूरिंग वेल्डिंग। वेल्डिंग के दौरान आपको वेल्डिंग की फ्यूजन ऑफ द ज्वाइनिंग एज, मतलब कि जैसे यहाँ पे आपको वेल्ड करना है, ये चीज है आपको यहाँ पे वेल्ड करना है आपको, तो यहाँ पे जो ज्वाइनिंग एज है उसका फ्यूजन आपको देखना है कि हीटिंग सही से हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे नीचे मान लीजिए यहाँ हीटिंग अच्छी हो रही है तो यहाँ पे तो आपका वेल्ड अच्छा होगा, लेकिन अगर ऊपर हीटिंग कम ज़्यादा है तो इससे वेल्डिंग में डिफेक्ट आ सकते हैं। तो इसलिए वेल्डिंग के दौरान आपको फ्यूजन ऑफ द ज्वाइनिंग एज आपको देखना जरूरी है, यानी कि एज पे नज़र रखनी चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फायर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हर एग्जाम में लगभग इसे पूछा जाता है, इसका कभी कहीं डायग्राम भी आता है। तो इसमें फायर का कॉम्बिनेशन है फ्यूल, हीट, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या फ्यूल, लाइट एंड ऑक्सीजन है, क्या फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन है, या फ्यूल, लाइट एंड नाइट्रोजन, यानी कि इसका ऑप्शन आपका क्या सही होगा दोस्तों,
फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। सही आंसर क्या है? फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। फायर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। आग जो होती है किसका कॉम्बिनेशन होती है? पहला फ्यूल की, दूसरा हीट यानी कि ऊष्मा की, और तीसरा ऑक्सीजन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सेफ्टी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सेफ्टी के लिए मैं अलग से एक वीडियो जो आएंगे, उस वीडियो को लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके बाद आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलेगा और हर एक चीज़ पे एक डिटेल वीडियो रहेगी, जिससे आपको कभी भी आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा है द डिफरेंस बिटवीन अडेंडम एंड डिडेंडम ऑफ द गियर इज नोन एज। जो डिडेंडम और अडेंडम के बीच डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? क्या उसे मॉड्यूल बोलेंगे, या फिर उसे क्लियरेंस बोलते हैं, या फिर उसे फ्लैंक बोलते हैं, या फिर उसे बैकलैश बोलते हैं? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? अडेंडम और डिडेंडम के डिफरेंस के बीच के डिफरेंस क्या बोलते हैं? क्लियरेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्लियरेंस। द डिफरेंस बिटवीन द अडेंडम एंड डिडेंडम ऑफ द गियर इज नोन एज क्लियरेंस। गियर के अंदर ऐसे चीज़ें होती हैं, तो ये एक लाइन बीच से निकली होती है, तो ये जो ऊपरी पार्ट होता है उसे अडेंडम बोलते हैं, और जो नीचे का पार्ट होता है उसे डिडेंडम बोलते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आगे मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो इसको मैं आप डिटेल में ही समझाऊंगा, जिसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि ऊपर के पोर्शन को, जैसे ये गियर है, इनके ऊपर के पोर्शन, एक लाइन जाती है, इनके ऊपर के पोर्शन को एडेंडम और नीचे के पोर्शन को डिडेंडम बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्यूजन वेल्डिंग इज कंसिडर्ड एज अ मेकिंग अ टेम्परेरी जॉइंट। क्या फ्यूजन वेल्डिंग टेम्परेरी जॉइंट है, या ब्रेज वेल्डिंग, या परमानेंट जॉइंट है, या टी जॉइंट है? ये कैसा जॉइंट है? फ्यूजन वेल्डिंग इज कंसिडर्ड एज मेकिंग अ परमानेंट जॉइंट। कैसा जॉइंट है? परमानेंट जॉइंट। फ्यूजन फ्यूजन वेल्डिंग इज कंसीडर्ड एज मेकिंग अ परमानेंट जॉइंट। जो फ्यूजन वेल्डिंग होती है वो परमानेंट जॉइंट के लिए होती है, उसके बाद वो जॉइंट परमानेंटली सेटल्ड हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप उसे, परमानेंट जॉइंट का मतलब होता है ऐसा नहीं वो टूटेंगे नहीं, वो टूट जाएंगे, लेकिन अगर वो टूटते हैं तो पूरा जॉब आपका, दोनों जॉब खराब हो जाएंगे, इसीलिए इसको परमानेंट जॉइंट बोलते हैं। तो दोस्तों क्या होता है परमानेंट, क्या होता है सेमी परमानेंट, सोल्डरिंग क्या होती है, ब्रेजिंग क्या होती है, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी, ये एक चीज़ बताऊंगा जिसके बाद आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपको बहुत ही अच्छी वीडियोस मिलने वाली है, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग द करेक्ट एंगल ऑफ द इलेक्ट्रोड विद द वेल्डिंग लाइन इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आर्क वेल्डिंग के दौरान करेक्ट एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का करेक्ट एंगल क्या होना चाहिए वेल्डिंग लाइन में? क्या 45 डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रोड का एंगल, या फिर 40 से 50 डिग्री, या 90 डिग्री, या 70 से 80 डिग्री? 72 वाले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका फोर्थ वाला 70 से 80 डिग्री होना चाहिए। ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग द करेक्ट एंगल ऑफ द इलेक्ट्रोड विद द वेल्डिंग लाइन इज 70 to 80 डिग्री। ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग द करेक्ट एंगल ऑफ द इलेक्ट्रोड विद द वेल्डिंग लाइन इज 70 to 80 डिग्री। कितना? 70 से 80 डिग्री होता है। जब हम आर्क वेल्डिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोड का एंगल 70 से 80 डिग्री रखना चाहिए, यानी कि 70 से 80 डिग्री रखने का मतलब ऐसे कुछ एंगल बनेगा आपका, इतना एंगल होना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन है ये। द रिवॉल्विंग हेड टाइप ऑफ नॉटिंग टूल इज फिटेड विद अ कोर्स, मीडियम एंड फाइन पिच, कोर्स पिच, फाइन पिच, या मीडियम पिच? तो 73, द रिवॉल्विंग हेड टाइप ऑफ नॉटिंग टूल इज फिटेड विद अ कोर्स, मीडियम एंड फाइन पिच। जो रिवॉल्विंग हेड होता है नॉटिंग टूल का, वो, उसमें क्या क्या रहता है आपका? एक उसमें कोर्स, मीडियम और फाइन पिच होती है, कोर्स, मीडियम एंड फाइन पिच। जिससे कि उसको रिवॉल्व करके आप तीनों ही तरह के उस कोर्स, मीडियम और फाइन पिच, तीन तरह की पिच आप उसमें तैयार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 74 नंबर का।
The best example of shrinkage fit is a pulley with a key on the shaft, cart rim fitted around a wooden wheel, tire around a railway wheel, steel rim fitted around the steel wheel of bikes. दोस्तों ये श्रिंकेज फिट से आपको क्वेश्चन दिया और फिटिंग सिद्धांत से। तो यहाँ पे आपको द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ श्रिंकेज फिट कौन सा है? बेस्ट एग्जाम्पल आपका सबसे बेस्ट का मतलब जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है वो है 2 नंबर का, कार्ट रिम फिटेड अराउंड है वुडन व्हील। राइट आंसर क्या होगा इसका? कार्ट रिम फिटेड अराउंड है वुडन व्हील, यानी कि कार्ट रिम का मतलब जो बैलगाड़ी का पहिया होता है वो श्रिंकेज फिट का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होता है। और दोस्तों श्रिंकेज फिट होती क्या है? श्रिंकेज फिट वो फिट होती है जिसमें अंदर के पार्ट को थोड़ा सा श्रिंक कर देते हैं, सिकोड़ देते हैं। जब जो इसका टायर है, टायर के बीच का पोर्शन जो होता है उसको थोड़ा सिकोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से उसको ऊपर टायर चढ़ाने में आसानी रहती है। उसी को ही श्रिंकेज फिट बोलते हैं। तो दोस्तों श्रिंकेज फिट क्या होती है, रनिंग फिट क्या होती है, क्लियरेंस फिट क्या होती है, इसके बारे में आप आने वाले वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि एक एक चीज़ विद डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल ये आखिरी क्वेश्चन यहाँ का, घर्षण चक्र की सतह पर किसी चिकनी और चमकदार प्रतीत विकसित हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे ड्रेसिंग कहेंगे, क्या उसे ट्रूइंग कहेंगे, क्या उसे ग्लेजिंग कहेंगे, या क्या उसे लोडिंग कहेंगे? तो दोस्तों ये वही क्वेश्चन है आपका जिसको आंसर मैं आपको ऊपर दे चुका हूँ ग्राइंडिंग के में। देखिए घर्षण चक्र की सतह यानी ग्राइंडिंग व्हील पर एक चिकनी और चमकदार, जो ग्राइंडिंग व्हील है इसमें एक चिकनी और चमकदार परत विकसित हो जाती है जो चमकती है, उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे ड्रेसिंग कहते हैं, क्या उसे ट्रूइंग कहते हैं, या ग्लेजिंग कहते हैं, या लोडिंग कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? इसको ग्लेजिंग कहते हैं। अगर चमकदार और चिकनी सतह बन जाती है तो उसे ग्लेजिंग कहते हैं। और ये क्यों बनती है? जो जब मटेरियल आपका हार्ड मटेरियल को घिसना हो तो ग्राइंडिंग व्हील पे ऐसी सतह बन जाती है। कितने हार्ड मटेरियल की जरूरत पड़ती है तब उसमें बन जाती है। तो दोस्तों ये था मेरे 15 क्वेश्चन। अब टोटल 75 क्वेश्चन आपके फिटर थ्योरी के खत्म हो चुके हैं दिल्ली मेट्रो के पेपर के। इसमें आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चंस कहाँ से और कितने कितने आ रहे हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आगे मैं इसके बाद में भी मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, और साथ साथ और कुछ वीडियोस और भी नए नए आएंगे, जो वीडियोस आपके एक डिटेल वीडियो रहेंगे। हर एक टॉपिक वाइज डिटेल वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। से आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू, जय हिंद, बाय।